हेलो फ्रेंड्स, ट्रीट एसएसटी मेंस के एसएसटी सिलेबस में से दिशा बुक का नेक्स्ट टॉपिक संघीय व्यवस्थापिका पढ़ेंगे। भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो बिमल पटेल। तो भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पान मसाला खाते जा रहे थे और वास्तुकारी का नमूना बताते जा रहे थे। वर्तमान संसद भवन के वास्तुकार वास्तुविद एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बैकर थे। वर्तमान संसद भवन के वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बैकर थे। बैक में जाके सब कुछ लूट लिया उसने, वर्तमान वाले ने। ठीक है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन त्रिभुजाकार नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा तथा वास्तुकार बिमल हसमुख पटेल के निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिससे सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है उसका नाम है टाटा प्रोजेक्ट एंड लिमिटेड्स। भारत संसद से अभिप्राय है राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यपाल। भारत की संसद राष्ट्रपति, संसद के उच्च सदन राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और संसद की निम्न सदन लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल से मिलकर बनी है अनुच्छेद 79 के अनुसार। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो 79। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः क्या है? तो लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद में सम्मिलित है तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सम्मिलित है। हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता भारत में किसे प्रदान की गई है? तो संसद को। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि संविधान के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां संघ को सौंपी गई है। भारत में करारोपण की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो संसद में। लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा यथाशक्ति शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनेगी। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद रिक्त होता है, तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। किसी भी सदन समय यदि सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। किन 2 राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान की। संसद के प्रमुख विधेयक कानून बनता है जब राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाता है तब। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति भी होना आवश्यक है। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति इसकी अनुमति नहीं देता। संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2010 के अनुसार उसका बढ़ा हुआ वेतनमान क्या है? तो 50,000 है। दोनों सदनों के सदस्य सांसद के वेतन का निर्धारण संसद स्वयं करती है। अनुच्छेद 106 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधान किया गया है। तदनुसार संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया,
जिसमें समय पर संसद द्वारा संशोधन किया जाता रहा है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। यह अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब तक 3 बार दहेज निरोधक विधेयक 1961, बैंकिंग सेवा विधेयक 1978, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 संयुक्त बैठक हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र व्यक्ति है जो तीनों बैठकों में उपस्थित रहे। संयुक्त अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक सदन में पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए तब दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो। सेकंड, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदस्य अंतिम रूप से असहमत हो गए हो। थर्ड, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हो। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है राष्ट्रपति का है। संसद में सदन द्वारा इसकी बैठकों में लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सदस्य का स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन। यदि कोई संसद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन में सभी अधिवेशनों में से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी अध्यक्षता समाप्त कर सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 मास का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो 2 बार। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 अधिवेशन होते हैं, यथा बजट अधिवेशन फरवरी मई में और वर्षाकालीन अधिवेशन जुलाई सितंबर में, शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर में। हालांकि राज्यसभा के संबंध में बजट अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। किसी एक वर्ष में 2 अधिवेशन होने आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक अधिवेशन के अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 मास के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। बिना संसद का सदस्य रहे एक मंत्री कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक। बिना संसद सदस्य रहे एक मंत्री 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। 6 महीने के अंदर ही उसे संसद का सदस्य हो जाना चाहिए, अन्यथा उसे त्याग पत्र दे देना पड़ता है। बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सेकंड, संसद को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में वृद्धि करने का अधिकार है, ये सही नहीं है। बजट निर्माण में संसद का कोई अधिकार नहीं होता है, ये तो सही है। संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी कर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है, सही है। संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है, सही है। अनुच्छेद 113 संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित है वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे संसद के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा का निवारित करती है। उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय में संबंधित है वो लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे। लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार करे अथवा किसी मांग को उसकी विनिर्दिष्ट रकम को कम करने की अनुमति दे। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। किस स्थिति में या स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हर्तित किया जा सकता है? तो सभी 1, 2, 3। यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, यदि वह किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, तो तीनों।
अनुच्छेद 103 सदस्यता के लिए निहरताएं। फर्स्ट, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्हित होगा कि यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निहरतर न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया कोई लाभ का पद धारण करता है, यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसके किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभी स्वीकार किए हुए, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई विधि या उसके अधीन इस प्रकार निर्हर्तित कर दिया गया हो। नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो ये सही है। और संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर बुलाई जा सकती है, ये सही है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियां है? तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की कोई शक्तियां नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाता है, जिसे 14 दिन के भीतर की अवधि उसे अपनी सिफारिशों के साथ लौटाना होता है। यदि राज्यसभा इस अवधि में धन विधेयक को नहीं लौटाती तो विधेयक के दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित जब कोई विधेयक धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेज देना होता है? तो 14 दिनों में। भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वित्त से संबंधित मामले में संसद की मजदूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, तो ये सही नहीं है, महत्वपूर्ण होती है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, सही है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, सही है। भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, सही है। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक। लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान के किसी उपबंध की परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 368 के तहत यह अधिकार दोनों सदनों को समान रूप से दिया गया है। अतः संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत या उपस्थित और मत देने वाले संसद सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। ज्ञातव्य है कि संशोधन विधेयक के संबंध में यदि संसद के दोनों सदनों में असहमति हो तो विधेयक अस्वीकार समझा जाएगा, क्योंकि संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने का कोई प्रावधान नहीं है। किस मामले में राज्यसभा लोकसभा के समतुल्य शक्तिशाली है? तो संविधान संशोधन विधेयक के मामले में। निम्न में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं? तो लोक लेखा समिति को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। यह समिति जांच करने वाले विषयों का चयन संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में से करती है, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी समिति की बैठकों में भाग लेकर उसकी सहायता करता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। संसद में लोक लेखा समिति कुल सदस्यों की संख्या 22 है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। संसद के दोनों सदनों के 22 सदस्य 7 राज्यसभा और 15 लोकसभा से मिलकर लोक लेखा समिति तथा लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर प्राक्कलन समिति का गठन होता है। लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। भारतीय संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। ये 4th वाली नहीं है।
भारत में संसद की वित्तीय समितियों में लोक लेखा प्राकलन, लोक उपक्रम समितियां शामिल है। सरकार की वित्तीय समितियां सरकार के खर्चों और कार्यों का निष्पादन की गहन छानबीन करने का काम करती है और इस प्रकार वित्तीय मामलों में प्रशासन का संसद के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या के 1/10 भाग होना चाहिए। संसद के आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके सदस्यों को कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 भाग होने चाहिए। संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो तारांकित और अतारांकित दोनों। प्रश्नकाल दोनों सदनों में बैठकों का पहला घंटा प्रश्न पूछे जाने और उसके उत्तर देने का समय होता है। अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 230 शब्दों से अधिक नहीं दिए जाते हैं। इसका उत्तर लिखित में टेबल पर छोड़ दिया जाता है। अतारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, जबकि तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 20 शब्दों से अधिक नहीं दिए जाते तथा तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में 1 और 2 दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संसद सरकार के कामकाज के विषय में जानकारी प्राप्त करती है, तो ये सही है। और ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है, तो ये गलत है। सदन में प्रश्नकाल के पश्चात जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है। और निम्नलिखित में से किस कारण से सदन का सत्र समाप्त हो जाता है? तो सत्रावसान के कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान और विघटन 85 राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु संसद एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 85 राष्ट्रपति समय समय पर किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रावसान विघटन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 85। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो लोकसभा के अध्यक्ष की नहीं की जाती, बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश की जाती है, सेना के प्रमुख की जाती है और वायुसेना के प्रमुख की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, स्पीकर, एक उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर का चुनाव करती है। जब भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो पुनः किसी अन्य सदस्य को उस पद के लिए चुनती है। लोकसभा का सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति जो निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है और उपराष्ट्रपति ये जो होता है ये संसद द्वारा निर्वाचित होता है और अन्य अध्यक्ष या स्पीकर जो होता है ना वो लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। लोकसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के अधीन वयस्क मतदान द्वारा चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति संसद सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जब लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा सदस्यों का चुना जाता है। राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं 250 सदस्य। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250 है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्य और संघ राज्य के क्षेत्र के 238, वर्तमान में 233 राज्यों से 225 प्लस 8 संघ राज्य क्षेत्रों से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, पर इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) जिसके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन कौन सा है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट है।
राज्यसभा कब भंग होती है? तो कभी नहीं भंग होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारतीय संसद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकसभा स्थायी सदन ही नहीं है, अस्थायी है। मंत्रिपरिषद की जवाबदेही लोकसभा के प्रति है, तो सही है। मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो सही है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, तो सही है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट की सदस्यता हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक की आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्य नहीं होता। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89(1) में किया गया है। उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। किस सदन की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन के सदस्य नहीं होते? तो राज्यसभा के। निम्नलिखित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है तो उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो विधानसभा के सदस्य या विधायक करते हैं। राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ज्ञातव्य है कि विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते। राज्यसभा में आवंटित स्थानों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो असम में 7 सम्मिलित है, गोवा में 1 सम्मिलित है, और छत्तीसगढ़ में 5 शब्द है तो 5 ही है तो सम्मिलित है, और केरल में 10 नहीं है, केरल में 9 है। ठीक है, तो ये सम्मिलित नहीं है 2। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह को पहचानिए। तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। सबसे पहले साहित्य आता है, पोएट्री, फिर विज्ञान, फिर कला और फिर समाज सेवा। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों में से चुने जाते हैं, जिसके कुल सदस्य अधिकतम 250 होते हैं, जिनमें से संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यों में 238 व राष्ट्रपति द्वारा 12 साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से चुने जाते हैं अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। संविधान में कौन से 2 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के 2 विशेष अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 249 और 312 के तहत। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 सदस्यों की बहुमत से अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकेगा। दिल्ली के अलावा अन्य संघीय क्षेत्रों में लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले वास्तविक लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 6। परीक्षा काल के समय संख्या 6 थी। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या दिल्ली में 7 है, जम्मू और कश्मीर में 5 है। ठीक है, दादर और नागर हवेली और दमन व दीव में 2 है, लक्षद्वीप में 1 है, अंडमान निकोबार 1, चंडीगढ़ 1, पुदुचेरी 1, लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर में 5 और दिल्ली में 7, दादर इनमें 2 और बाकी सब में 1-1। ठीक है, सही उत्तर का चुनाव करना है लोकसभा के गठन के बारे में। ठीक है, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 522 हो सकती है, 522 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 542 है। ठीक है, ये तो सही है।
43 है, 43, 42 नहीं है, 43 है। लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 है। 83 अनुसूचित जातियों के लिए, 48 अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो वर्तमान के संदर्भ में कथन 3 ही सही हो सकेगा, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के बाद लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 530 हो गई है। लोकसभा में आरक्षित सदस्यों की संख्या 131 है और 84 अनुसूचित जातियों के लिए, 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए। 48 नहीं, 47, सिर्फ 3 सही है। ये 343 होगा, 352 होगा, ये 330, ये सही है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 26 जनवरी 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 84 और जनजाति के लिए 47। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय के हैं? तो एंग्लो इंडियन। संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो लोकसभा में उस समुदाय में के 2 से अधिक सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। अनुच्छेद 331 का संबंध किससे है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय से। लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं? तो 550 है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। वर्तमान में इसके अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिनमें राज्यों से 530 तथा केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। सामान्य 412 प्लस अनुसूचित जाति 84 प्लस अनुसूचित जनजाति 47। इनमें राज्यों से 524 और केंद्र शासित प्रदेश से 19 सदस्य निर्वाचित है। अनुच्छेद 331 के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 25 जनवरी 2020 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व न होने पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब इस वर्गों के सदस्यों को लोकसभा राज्य विधानसभा में मनोनयन नहीं किया जाएगा। लोकसभा के बारे में निम्न में से एक असत्य कथन का पता लगाएं। केंद्र शासित प्रदेशों से चुने हुए सदस्य 13 है, तो ये गलत है। एंग्लो इंडियन चुने हुए 2 है, तो सही है। लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है, सही है। राज्यों से चुने हुए अधिकतम सदस्य 530 है, तो ये भी गलत है और यहाँ पे 543 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 84 और भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हो, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया हो या दिवालिया न हो। 15वीं लोकसभाओं में महिला सदस्यों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पढ़ते हैं डायरेक्ट। वर्तमान में जारी 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 14% से अधिक है। इस समय लोकसभा के नामांकन में कुल 78 महिला सदस्य है। कांग्रेस पार्टी से 6 तथा भारतीय जनता पार्टी से 41 महिला सदस्य है। राजस्थान के 3 महिला सदस्य निर्वाचित है। अधिकतम महिला सदस्य यूपी और पश्चिम बंगाल प्रत्येक से 11 है निर्वाचित। राजस्थान से 3 है और कांग्रेस की 6 है और जनता पार्टी की 41 है। भारतीय संसद की लोकसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 543 सही है। बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी दल के पास लोकसभा में कम से कम 272 या अधिक सीटें होनी चाहिए, तो सही है। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के नेता होते हैं, सही है। मंत्रियों का कार्य वितरण लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, तो गलत है। मंत्रियों का कार्य वितरण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है तथा मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में
मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद एक सामूहिक उत्तरदायित्व से आशय है कि एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक इसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा की प्रक्रिया में और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो 20। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जा सकता है। इन प्रश्नों को तारांकित इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर तारा स्टार लगाकर उनका विभेद किया जाता है। इनके उत्तर के पश्चात पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। तारांकित प्रश्न मौखिक प्रश्नों को कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? तो अनुच्छेद 110 रुपए में धन विधेयक की परिभाषा। संविधान के अनुच्छेद 110(3) तथा 110(4) के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है तथा इस संदर्भ में इसका विनिश्चय अंतिम होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होता है? तो 50 सदस्यों द्वारा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बताया गया है, परंतु संविधान में विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118 के तहत संसद के प्रत्येक सदन को अपनी कार्य प्रक्रिया के संचालन संबंधित नियम बनाने की स्वीकृति दी गई है। तदनुसार लोकसभा के नियम 198 में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का वर्णन है, जिसके अनुसार किसी भी सदन के लिखित नोटिस एवं 50 सदस्यों द्वारा सदन में इसका समर्थन करने पर 10 दिनों के भीतर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि पर लोकसभा के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है, अगले सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है और अगले सत्र में पुनः अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु दो अविश्वास प्रस्तावों के मध्य का समय दोनों सत्रों के मध्य अंतराल पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद के दोनों सभा के प्रति ही उत्तरदायी होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकसभा में राज्यसभा से कुल 25 सदस्य है, तो सही है। राजस्थान से 25 सदस्य है। राजस्थान में विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या की संख्या 200 है, तो राजस्थान में विधान परिषद से नहीं, विधानसभा से। लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित है, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही होगा। निम्न में से राज्य संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम की। मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों की आदि संघ शासित क्षेत्रों की केवल 1-1 सीट है, जबकि जम्मू कश्मीर की 5 है और दिल्ली की 7 है। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए? तो 51-52 में। लोकसभा के प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। ये चुनाव कुल 489 सीटों पर हुआ। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? तो 1952 को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्ताव की श्रेणी में नहीं आता? तो स्थानापन्न प्रस्ताव नहीं आता, बाकी आनुषंगिक प्रस्ताव, प्रतिस्थापन प्रस्ताव और संशोधन प्रस्ताव आता है। मूल प्रस्ताव के स्थान पर उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव को स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। स्थानापन्न प्रस्ताव को मूल प्रस्ताव को पेश किए जाने से पूर्व पेश किया जाता है। लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? तो संसदीय कार्य मंत्री होता है। संसदीय कार्य मंत्री सरकार के मुख्य सचेतक है। वह सदन के नेता के लिए सीधे जिम्मेदार है। संसदीय व्यवसाय पर सरकार की सलाह देना, उनके विभागों को प्रभावित करने वाले संसदीय व्यवसाय के संबंध में मंत्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना उनके कर्तव्य का एक हिस्सा है।
निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल भारतीय सरकार के मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए है? तो जगजीवन राम का जीवन और कार्यकाल सबसे अधिक था। भारत सरकार के मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए कार्यकाल लगभग 32 साल तक बाबू जगजीवन राम का रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आया था रिसेंटली किसी एग्जाम में। संसद द्वारा पास किया गया आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 जो केंद्र सरकार की अनावश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। तो हड़ताल, तालाबंदी, ले ऑफ, ये सब है। संसद द्वारा 5 अगस्त 2021 को अनिवार्य रक्षा क्षेत्र विधेयक 2021 पारित किया गया। विधेयक में केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया कि वह अनिवार्य रक्षा सेवाओं में संलग्न इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर रोक लगा सकती है। निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है? तो रक्षा सेवाओं में रक्षा मंत्री। भारत के रक्षा मंत्री भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय का कार्य करता है जो भारत की रक्षा व आंतरिक सुरक्षा बनाए रखता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जीवी मावलंकर थे। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के प्रथम निर्वाचित लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। वे 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा और तदनुसार 26 नवंबर 1949 से अंतरिम संसद के अध्यक्ष भी थे। लोकसभा अध्यक्ष उनका कार्यकाल जीवी मावलंकर 52 से 56 तक, ए एम अयंगर 56 से 62 तक, हुकुम सिंह 62 से 67, संजीव रेड्डी 70 से 69, ढिल्लो 69 से 75, बलीराम भगत 76 से 77, संजीव रेड्डी 1977 से 77, हेगड़े 77 से 80, बलराम झाखड़ 80 से 89, रवि रे 89 से 91, शिवराज पाटिल 1991 से 1996, संगमा 1996 से 1998, GMC बालयोगी 98 से 2002, मनोहर जोशी 2 से 2004, सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009, मीरा कुमार 9 से 2014, सुमित्रा महाजन 14 से 19, ओम बिरला 19 जून से 2019 से निरंतर। विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को ठीक कीजिए। तो सबसे पहले सरदार हुकुम सिंह, फिर बलीराम भगत, फिर KS हेगड़े, फिर रवि रे, सारणी के अनुसार। राज्यसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एम अनंत श्याम अयंगर राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। नहीं थे। पहले संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। सही है, केवल 2 सही। संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 अंतिम सदस्य द्वारा पारित किया गया। उस समय राज्यसभा का अस्तित्व ही नहीं था और अंतिम संसद एक सदनीय थी। निम्नलिखित में से उस संसदीय समिति को बचाने जो स्थायी समिति नहीं है, तो कार्य मंत्रणा समिति स्थायी समिति, महिला सशक्तिकरण समिति स्थायी है, विशेषाधिकार समिति स्थायी है, तो आचार समिति स्थायी नहीं है। आचार समिति लोकसभा की स्थायी समिति नहीं, तदर्थ समिति है ना। तदर्थ समिति का गठन आवश्यकता अनुसार तदर्थ के आधार पर किया जाता है। इसे आवश्यकता पड़ने पर ही गठित किया जाता है तथा कार्य समाप्त कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने पर इसका अंत हो जाता है। संसद में चर्चा के अंतर्गत गिलोटिन का प्रयोग उन मांगों के लिए किया जाता है जिनमें समयाभाव के कारण चर्चा ही नहीं हुई। बातों गिली कब किया जाता है? जब जिन बातों पर चर्चा नहीं हुई है उनको गीली चिकनी करके वापस लाई जाती है। ठीक है, गिलोटिन संसदीय शब्द है जिसका प्रयोग मांगों के लिए होता है जिन पर समयाभाव के कारण चर्चा ही नहीं हुई है और मतदान हो जाए। वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो 75 दिन के भीतर। धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी गई है और वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में दी गई है।
धन विधेयक में सिर्फ अनुच्छेद 110 में ही निर्दिष्ट विषय आते हैं। वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय और कुछ अन्य विषय आते हैं। धन विधेयक वित्त विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विधेयक के अपेक्षा सीमित होता है, अतः प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है, अतः प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रारंभ नहीं किया जा सकता और अनुच्छेद 117(3) के अधीन आने वाले वित्त विधेयकों को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। बाकी सबको किया जा सकता है, पर अनुच्छेद 117(3) में आने वालों को नहीं किया जा सकता। धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता, वरन सिफारिश सहित व रहित लौटा दिया जाता है। वित्त विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है और वित्त विधेयक क्योंकि वित्त विधेयक का दायरा व्यापक होता है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक पे कुछ संयुक्त बैठक नहीं होगी। वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, पुनर्विचार नहीं लौटाएगा, एक बार में अनुमति देनी पड़ेगी। और वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कौन सा सही है? प्रत्येक राज्य राज्यसभा में सदस्यों को समान संख्या से भेजता है? नहीं, गलत। प्रत्येक राज्य राज्यसभा में 50 सदस्यों को भेजता है? नो। किसी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या उस राज्य की 1950 की जनसंख्या पर आधारित होती है? नहीं, तो सभी गलत है। ठीक है, राज्यसभा सभी गलत है, एक भी सही नहीं है। राज्यसभा में वर्तमान उपसभापति का नाम क्या है? तो हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश राय बच्चन मत कर देना, अमिताभ बच्चन जी के पिता का नाम मत कर देना, हरिवंश नारायण सिंह है उपसभापति। भारतीय संसद प्रशासन के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप करती है, ये दृष्टिकोण पॉल एपलबी का है। एपलबी अत्यधिक हस्तक्षेप क्यों करती है? क्योंकि उसको एक ऐप लेना है, वहां से क्या लेना है? ऐप लेना है। भारतीय संसद प्रशासन के कार्य में अधिक हस्तक्षेप करती है, ये विचार पॉल एच एपलबी का है। ठीक है, शासन की गतिविधियों के लिए वित्त का प्रबंध कौन करता है? तो कार्यपालिका करती है। संसद के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और राष्ट्रपति। कार्यपालिका शासन की मुख्य धुरी होती है, जो शासन की गतिविधियों के लिए वित्त का प्रबंध करती है। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण की संस्था संसद है। निम्न में से कौन सी व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? तो बजट बनाना नहीं है, कानून बनाना है, बजट पारित करना है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना है। तो बजट बनाना कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक यूपी में है। लोकसभा की सीटें एक दृष्टि में आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। तेलंगाना में राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 17। असम में राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14। बिहार में राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40। झारखंड में राज्यसभा की 6 और लोकसभा की 14। गुजरात में राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26। हरियाणा में राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 और लोकसभा की 5। लद्दाख में राज्यसभा की सीटें नहीं है और लोकसभा की 1 सीट है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 28। केरल में राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5, लोकसभा की 11। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 तृतीय स्थान पर। मणिपुर, मेघालय, गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश प्रत्येक में 1 सीट है और लोकसभा की 2 है। मिजोरम, नागालैंड, पांडिचेरी और सिक्किम प्रत्येक सीट में और 1 ही है। उड़ीसा में 10 और राज्यसभा की और लोकसभा की 21। पंजाब में 7 राज्यसभा की और 13 लोकसभा की। राजस्थान में 10 राज्यसभा की और 25 लोकसभा की। राजस्थान में 10 तो राज्यसभा की और 25 लोकसभा की। 10 राज्यसभा की, 25 लोकसभा की।
तमिलनाडु में 15 तो राज्यसभा की, 39 लोकसभा की। उत्तर प्रदेश में 31 तो है राज्यसभा की और 80 लोकसभा की, जो कि सर्वाधिक है। द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र सर्वाधिक, यूपी फिर महाराष्ट्र। उत्तराखंड या उत्तरांचल में 3 तो है राज्यसभा की और लोकसभा की 5। पश्चिम बंगाल में 16 तो है राज्यसभा की और 42 है लोकसभा की। लोकसभा तृतीय स्थान पर। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप में राज्यसभा की नहीं है, लोकसभा की 1 है। दादर नागर और दमन दीव में राज्यसभा की नहीं है, लोकसभा की 2 है। दिल्ली में राज्यसभा की 3 है और लोकसभा की 7 है। लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या के लिहाज से तीसरे नंबर पर अधिकतम लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है, 42 सीटें करके। नहीं तो यहाँ पे तो 48 भी तो थी ना कहीं। अच्छा, द्वितीय, ओके, 42 तृतीय। और द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र और फर्स्ट स्थान पर यूपी। कर्नाटक में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो कर्नाटक में लोकसभा की सीटें हैं 28। और आंध्र प्रदेश में 25, गुजरात में 26, उड़ीसा में 21। ठीक है, ये लोकसभा की सीटें याद करने लायक है। आंध्र प्रदेश 25, तेलंगाना 17, असम 14, बिहार 40, झारखंड 14, गुजरात 26, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 4, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख 1, कर्नाटक 28, केरल 20, मध्य प्रदेश 29, छत्तीसगढ़ 11, महाराष्ट्र 48, मणिपुर इसमें गोवा वगैरह में 2, मिजोरम, नागालैंड, पांडिचेरी, सिक्किम 1, उड़ीसा 21, पंजाब 13, हरियाणा में 10 और राजस्थान में भी 10। हरियाणा में 10 और राजस्थान में 25। राजस्थान 25, तमिलनाडु, राजस्थान 25, हरियाणा 10। तमिलनाडु 39, उत्तर प्रदेश 80, उत्तराखंड 5, पश्चिम बंगाल 42, अंडमान निकोबार 1, दादर नागर दमन-दीव 2 और दिल्ली में 7। थैंक यू फ्रेंड्स।